नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लगातार इतिहास की वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के अंतिम वीडियो पे। इस वीडियो में हम गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म मतलब किस धर्म के मानने वाले लोग थे गुप्त काल के लोग, मूर्ति कला के केंद्र क्या क्या थे, यानी कि कहाँ कहाँ से मूर्ति कला का निर्माण हमें देखने को मिलता है, शिक्षा का केंद्र कहाँ था, मुद्रा कैसी थी, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों, विज्ञान के विकास में इस गुप्त काल का क्या योगदान है, चिकित्सा के योगदान में इस काल का क्या योगदान है, साथ ही साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन किन साहित्यकारों ने इस काल में क्या क्या रचना करी। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रशासन के बारे में। मैंने प्रशासन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अच्छे से आपको पढ़ा चुका है। प्रशासन का मतलब होता है उत्कृष्ट तरीके से, बेहतर तरीके से अपने लोगों के हित के बारे में सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करना, यही है प्रशासन। साथियों, दुनिया में ना दो तरह के ही प्रशासन हमें देखने को मिलता है। एक होता है लोकतंत्र, जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों की सहायता करते हैं, उनके उत्थान और विकास की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है साथियों राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र में राजा ही एक प्रकार से वहां का मुखिया होता है, जिसमें लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता, खुद ही राजा रहता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब स्वघोषित, अपने आप को घोषित ही राजा होता है और वहां उस एरिया में शासन करता है। ठीक है, तो साथियों आइए हम देखते हैं मौर्य काल के बारे में, मौर्यों के प्रशासन के बारे में। मौर्य में प्रशासन की सिचुएशन कैसा था, राजतंत्र था या लोकतंत्र था या कैसी थी, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। साथियों, मौर्य काल के प्रशासन ना सॉरी गुप्त काल का प्रशासन मौर्यों से कम केंद्रित था। केंद्रित का मतलब होता है, मौर्य काल में क्या होता है, पूरी तरह से केंद्रित प्रशासन था, राजाओं पर निर्भर प्रशासन था। ठीक है, मतलब हर क्षेत्र में हर डिसीजन लेने की क्षमता राजा में ही होती थी, चाहे प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, कोई भी क्षेत्र में राजा ही सबसे महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, मतलब पूरी तरह से केंद्रित प्रशासन था मौर्यों का। लेकिन गुप्त काल तक आते आते निम्न स्तर के जो संस्था थी ना, जैसे ग्राम हो गया, जनपद हो गया, उनमें कुछ ढिलाई दी गई और उन क्षेत्रों को स्वतः निर्णय लेने की एक क्षमता भी दी गई, एक डिसीजन भी लिया कि तुम भी अपने निम्न स्तर के लोगों के उत्थान के लिए डिसीजन ले लो करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विकेंद्रीकरण का एक रूप हमें देखने को मिलता है, जहां पर मौर्य काल में पूरी तरह से केंद्रित था, राजा पर ही निर्भर था हर क्षेत्र हर डिसीजन। लेकिन गुप्त काल में निचले स्तर के लोगों को, मुखिया को एक छूट दी गई कि आप अपने उत्थान के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए आप काम करिए। ठीक है, साथियों इस काल के राजा ना देवत्व के सिद्धांत पर प्रचलित थी, मतलब देवता ही राजा चुनते थे, मतलब पैदा होते ही राजा हो जाते थे। ठीक है, देवत्व का सिद्धांत का मतलब होता है देवता ही राजा को चुनते थे। ठीक है, ये और ये ना अनुवांशिक होते थे, मतलब राजा का बच्चा राजा ही रहेगा। आई बात समझ में? ये राजाओं की तुलना साथियों देवताओं से की जाती है। जिस प्रकार से देवता ना पूरी पृथ्वी को चला रहा है ना अकेले दम पे, सेम वैसे ही इस गुप्त काल में राजा ही उन पूरे प्रशासन को चलाएगा। ठीक है, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता पूरा राजा पर ही निर्भर है, यानी कि देवत्व के सिद्धांत पर प्रचलित है। यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्र में बताया ना, राजाओं के द्वारा जो सत्ता संचालन होता है उसे ही राजतंत्रात्मक कहते हैं। साथियों, गुप्त साम्राज्य काफी विस्तृत साम्राज्य है। ठीक है, उसको कई प्रशासन की दृष्टि से कई छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। जिस प्रकार से वर्तमान राष्ट्र को, वर्तमान देश को राज्य, जिला, जनपद, ग्राम स्तर में बांटा गया है प्रशासन के दृष्टिकोण से, सेम वैसे ही साथियों गुप्त काल के बड़े साम्राज्य को देश में बांटा गया था। देश मतलब वर्तमान का राज्य है ये। ठीक है, उसी प्रकार के साथियों इस देश को भुक्ति में बांटा गया था, ये वर्तमान जिला है। आई बात समझ में? उसके बाद साथियों विषय में बांटा गया था, जिला को विषय में मतलब जनपद में बांटा गया था। ठीक है, विषय को ग्राम में बांटा था। ठीक है, ठीक है साथियों, तो देश के मुखिया को मतलब राज्य के मुखिया को गोपना कहते हैं। ठीक है, गुप्त काल में भुक्ति यानी जिला के मुखिया को उपरिक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के साथियों विषय जो जनपद के मुखिया होते हैं उसे हम विषयपति कहते हैं। ठीक है, इस काल में, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते हैं। आई बात समझ में? तो प्रशासन मौर्यों से कम केंद्रित था,
ठीक है, विकेंद्रीकरण का रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे स्तर में छोटे छोटे संस्था को डिसीजन लेने की क्षमता यहाँ पर दी गई थी गुप्त काल में। ठीक है साथियों, जब हम समाज के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहली सती प्रथा का प्रचलन यहाँ हमें देखने को मिलता है 510 ईस्वी में। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। तो सामाजिक वर्ग के अंतर्गत सती प्रथा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली सती सेनापति गोपराज की पत्नी की हुई थी। ठीक है, जब गोपराज ना लड़ाई करते हुए मारे गए थे तो सबसे पहले उसकी सती हो गई। सती का मतलब होता है पति की मृत्यु के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ चिता में। ठीक है, तो वही है सती। साथियों, इस काल में ना शूद्रों की स्थिति बेहतर हुई। बेहतर इसलिए क्योंकि इसके पहले क्या होता था, घर में अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं था शूद्रों को। ठीक है, लेकिन इस काल में घर में अनुष्ठान भी कर सकते हैं, घर में अनुष्ठान भी कर सकते थे। महाभारत पुराण पढ़ने सुनने का भी हक इनको मिला। ठीक है साथियों, अछूतों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अछूत उन्हीं लोग को कहते हैं जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं ना समाज में, उन्हें अछूत कहते हैं। और उनसे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखते थे। ठीक है, इस अछूतों के अंतर्गत अधिकतर शूद्र ही आता है। आई बात समझ में। ये अछूत अधिकतर कृषि कार्य में ही संलग्न थे। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों इस काल में ना दास प्रथा अपने चरम स्तर पर था। ठीक है, दास प्रथा अपने चरम स्तर पर था। दास प्रथा का मतलब क्या होता है, पहले के राजा क्या होता था ना, बिना पैसा दिए किसी से काम ले लेता था। यानी एक प्रकार से गुलाम था। गुलाम को पैसा थोड़ी ना देगा भाई, सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ खाने के लिए दे देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, दास प्रथा चरम पर था, यानी कि गुलाम का प्रथा एक चरम स्तर पर था इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है साथियों, गुप्त काल के जितने भी लोग थे ना, वे वैष्णव धर्म को ही मानते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने के साथ साथ इस समाज में हमें शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी मानने का एक पुख्ता सबूत देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ये धार्मिक सहिष्णुता का एक काल था जिसमें सभी धर्मों को फलने फूलने का एक मौका दिया जाता था। साथ ही इसी काल में ना विष्णु और शिव को संयुक्त रूप से हरिहर कहते हैं, और हरिहर की पूजा संयुक्त रूप से होती थी। ठीक है, विष्णु को हरि कहते हैं, ठीक है, और शिव को हर। ठीक है, तो दोनों को एक साथ में पूजा जाता था इस काल में हरिहर के रूप में। ठीक है, साथियों इस काल में ना जब हम मूर्ति कला की बात करते हैं तो मूर्ति कला का निर्माण इस काल में शुरू हुई। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले मूर्ति कला की शुरुआत हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। यानी कि मूर्ति बनना और मंदिर बनना गुप्त साम्राज्य से ही शुरू होता है। ठीक है, तो सारनाथ और मथुरा में मूर्ति कला का निर्माण होता था। ठीक है, तो मथुरा में साथियों हमें खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति मिली। ठीक है, एक उपसाक्ष्य मिला हमें मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति। लेकिन वहीं पर सारनाथ में साथियों पद्मासन मुद्रा में, यानी कि योग करते हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है हमें। ठीक है, तो सारनाथ मथुरा मूर्ति कला का केंद्र है गुप्त काल में। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा जला दिया था। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। साथियों जहां पर हम मुद्रा की बात करें, यहाँ पर अगर हम मुद्रा की बात करें तो सोने का सिक्का प्रचलित था अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त काल में देखने को हमें मिलता है, और सर्वाधिक शुद्ध सोना का प्रचलन कुषाण काल में हमें देखने को मिलता है। साथियों सोने के सिक्कों को ना दिनार कहते हैं। ठीक है, और चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब हम आते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, साथियों गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग इसलिए क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, मंदिर के निर्माण के क्षेत्र में ऐसे काम हुए जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दी। ठीक है, पूरी दुनियाओं की धारणा थी ना, जो गलत धारणा थी उसको बदल दिया। ठीक है, क्रांतिकारी विकास हुआ इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में 3 नाम हमें प्रमुख रूप से दिखेंगे गुप्त काल में, जिसने प्राचीन भारत को पूरी तरह से बदल दिया। मैं आपको बोलता हूं ना हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, तो किस लिए गर्व करना चाहिए, आइए मैं इसका सबूत देता हूं। ठीक है, तो एक आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक थे, और दूसरा वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त थे, तीसरा वैज्ञानिक एक भास्कराचार्य थे। सबसे उल्लेखनीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। ठीक है,
इन्होंने ही सबसे पहले दशमलव की खोज की, जो हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स में, जैसे कि पाई का मान 3.4 होता है 14, तो इस दशमलव का खोज मतलब बारीक से बारीक हिस्सा करने का काम कोई चीज का दशमलव ही करता है, ठीक है। तो इस दशमलव की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था, ठीक है। पाई का मान सबसे पहले इन्होंने ही दिया 3.14, ठीक है। साथियों शून्य का खोज आर्यभट्ट ने ही किया था, शून्य। आई बात समझ में? आपने गाना सुने होंगे मनोज कुमार का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तभी गिनती आई, ये सुने होंगे ना। तो जीरो हमारे भारत देश ने ही नहीं दिया है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार के भारत को दिया, पूरी दुनिया को प्रदान किया जीरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाई का मान 3.14 इन्होंने ही दिया, ठीक है। साथियों आर्यभट्ट के पहले सभी लोग मानते थे कि पृथ्वी एक जगह स्थित है, ठीक है, और उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये गलत कॉन्सेप्ट था। इसके पहले जितने भी धारणा थी, आर्यभट्ट ने ऐसे सबूत दिए जिसके अंतर्गत सूर्य तो स्थित है एक जगह, लेकिन उसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ये किसने बताया? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया, ठीक है। साथियों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके परिवर्तन का कारण है क्या, तो इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने ही दिया था। आप सोच लो विज्ञान के क्षेत्र में कितना अहम योगदान है। अगर दशमलव की खोज नहीं होती, जीरो की खोज नहीं होती, ठीक है, तो हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का हम मापन ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। अभी चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ ना, चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ चंद्रमा पे, तो किस लिए लैंडिंग हुआ? क्योंकि हमारे पास गणना करने की एक शक्ति प्राप्त हुई 0 के रूप में, ठीक है। अगर सच में 0 की खोज नहीं होती तो आज हम चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करा पाते। आई बात समझ में? तो कितना बड़ा योगदान है यहाँ, ठीक है। उसके पास साथियों 5 हमें देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले दशमलव की खोज, शून्य की खोज, पाई का मान, सूर्य स्थिर है उसके चारों पृथ्वी घूमती है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की खोज, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है आर्यभट्ट का। साथियों ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया, ठीक है। इसे भारत का न्यूटन कहते हैं। आई बात समझ में? इसे भारत का न्यूटन भी कहते हैं। कई सारे बुक में ऐसा लिखा है कि भारत का न्यूटन, ठीक है। मैं लेकिन ये नहीं मानता भारत का न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दे दी थी, ठीक है। तो जैसे कि मेरा मानना है कि ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन नहीं कहना चाहिए, जबकि न्यूटन को भारत का ब्रह्मगुप्त कहना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। जब कोई क्या बोलना चाहिए, पृथ्वी को किसी भी चीज को ना अपनी ओर खींचता है, ठीक है, वही है गुरुत्वाकर्षण बल। आई बात समझ में? जैसे कि मेरे पास मार्कर है, मार्कर का एक ढक्कन है खोखा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये नीचे की ओर जाएगा, मतलब पृथ्वी की ओर जाएगा। इससे क्या प्रमाण होता है कि पृथ्वी अपने ओर आकर्षण बल लगाता है और उसे नीचे की ओर गिराता है। ये ऊपर की ये जो ढक्कन है ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर की ओर आकाश में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। आई बात समझ में? यही है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने सबसे पहले सेब को गिरते हुए देखा था नीचे की ओर, तो उस समय उसका दिमाग खुल गया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के बल के कारण वो नीचे की ओर गिरा, ठीक है। साथियों आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए, चांद में गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होता है, ठीक है, और वहीं पे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काफी बहुत ज्यादा होता है। मेरा वर्तमान में वजन ना 75 किलो है। इस पृथ्वी में अगर मैं अपने आप को इस पृथ्वी में नापूं ना तो आज के डेट में मेरा 75 किलोग्राम वजन है, ठीक है। अगर इसी वजन को, इसी शरीर को मैं चांद में जाके अगर नापूंगा ना तो घट जाएगा मेरा किलो, ठीक है। तो 20 से 25 किलोग्राम के बीच में आ जाएगा मेरा वजन। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मैं मोटा नहीं हूं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जा रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, शरीर तो मैं ही हूँ, हरीश हूँ ना, लेकिन वहां जाने के बाद कम क्यों हो रहा है भाई मेरा वजन? ये तो आप बताओ। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहां कम है, ठीक है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काफी अधिक है, ठीक है। साथ ही उसी प्रकार से अब हम आते हैं यहाँ पे,
तो भास्कराचार्य ने गणितज्ञ थे, भास्कराचार्य गणितज्ञ जिसने गणित के क्षेत्र में महान योगदान दिया। साथियों आर्यभट्ट को ना उनके विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के कारण पूरी दुनिया में उल्लेखनीय है। ठीक है, इसका नाम जब भारत का जो भारत का पहला उपग्रह था ना, जब वो पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो आर्यभट्ट के नाम पर ही उनकी उपलब्धियों के कारण रखा गया था आर्यभट्ट उपग्रह। इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी को पहला सर्जन कहते हैं। ठीक है, सर्जन का मतलब क्या होता है, धन्वंतरी को पहला सर्जन कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत साथियों, सुश्रुत एक आयुर्वेद आचार्य है। ठीक है, आयुर्वेद आचार्य जिसके माध्यम से औषधियों के माध्यम से इलाज कर देते हैं कोई भी बीमारी का। ठीक है, वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना करी, इसके माध्यम से भी चिकित्सक के क्षेत्र में काफी योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया। आई बात समझ में। साथियों गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है पूरे भारत का। आई बात समझ में। स्वर्ण युग कहने का कारण मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि इसी समय जितने भी विकास हुए ना, योगदान हुए मूर्तिकला में, मंदिर के निर्माण में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसी कार्यकाल में हुआ था। साथियों स्वर्ण युग कहने के पीछे यही कारण है कि इस कार्यकाल को संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस कार्यकाल में ब्राह्मण धर्म अपने चरम स्थिति पर था। तो जितने भी साहित्यकार हुए ना, उन्होंने अपने साहित्य की रचना संस्कृत में करी। आई बात समझ। इसी कारण संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों इसी काल में ना पुराणों का संकलन हुआ। ठीक है, 18 पुराण हमें पढ़ने को मिलता है ना, तो 18 पुराणों की रचना दरअसल इसी काल में हुई है। साथियों श्रेष्ठ कइयों का काल भी इसे कहा जाता है, इस कार्यकाल को। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जो 6-7 मैंने आपको बहुत सेलेक्टिव तरीके से लिख दिया हूँ इस बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, यहीं से ही प्रश्न आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार थे उसका नाम है कालिदास। ठीक है साथियों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें आएगा मेघदूत। ठीक है, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा है साथियों ऋतु संहार, और चौथा है रघुवंश। ये चारों संस्कृत भाषा में लिखी हुई साहित्य है। ठीक है साथियों बुद्धि घोष ने विशुद्धि मार्ग की रचना करी। ठीक है, इनको CGPSC में 2-3 वर्ष पहले पूछा जा चुका है। इसको आप अच्छे से याद रखना। इसको भी CGPSC में पूछा जा चुका है असंग के बारे में, कि असंग ने कौन से साहित्य की रचना करी, तो आएगा योगाचार। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना करी। ठीक है, अमरकोश दरअसल संस्कृत का एक शब्दकोश है, जिसको पढ़कर आप संस्कृत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड है ना डिक्शनरी अंग्रेजी को समझने के लिए, सेम वैसी है अमरकोश। ठीक है, संस्कृत को समझने के लिए। साथियों विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना करी। ठीक है, उसके बाद साथियों चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण की रचना करी। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी। ठीक है, एक साहित्य है पंचतंत्र जो 50 भाषाओं में प्रचलित है। ये आज भी देखने को मिलता है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। साथियों बाइबिल के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, आप याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ क्या है, बाइबिल पूरी दुनिया में। उसके बाद है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। आई बात समझ में। साथियों बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में पुनः 2 से 3 मिनट में रिविजन कराता हूँ, वैसे ही मैं अभी करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पुनः घुसे। आई बात समझ में। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से ये मौर्यों से कम केंद्रित है। ठीक है, देवत्व का सिद्धांत प्रचलित है इस काल के राजाओं के बारे में। राजाओं की तुलना देवताओं से की जाती है। ठीक है, साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। आई बात समझ में। देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। देश के मुखिया को गोपना कहते हैं। ठीक है, भुक्ति को ऊपरी, विषय के मुखिया को विषयपति, ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहते हैं। साथियों समाज की दृष्टि से सबसे पहले सती प्रथा का प्रचलन इसी कार्यकाल में देखने को मिलता है। गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को चिता में जला दिया था। ठीक है, शूद्रों की स्थिति में सुधार आई, अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई इस कार्यकाल में। दास प्रथा चरम स्तर पर था। इस काल के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। साथ ही विष्णु और शिव को संयुक्त रूप से हरिहर के रूप में मानकर पूजा करते थे। इस काल में ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आई बात समझ में। तो पूरे भारत में सबसे पहले मंदिर निर्माण गुप्त काल में ही शुरू हुआ। मंदिर निर्माण के साथ मूर्तिकला का निर्माण भी इस काल में देखने को हमें मिलता है। साथियों
सारनाथ और मथुरा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो सारनाथ से पद्मासन मुद्रा में यानी योग करते हुए बुद्ध की हमें मूर्ति मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साथियों, सर्वाधिक मात्रा में सोने का प्रचलन इसी काल में हुआ था। सोने के मुद्रा को दिमक कहते हैं और चांदी के मुद्रा को रूपक कहते हैं। ठीक है, इस कार्यकाल में 3 ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी ला दी। पहला था आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कराचार्य। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज करी, शून्य की भी खोज किया, पाई का मान बताया, सूर्य स्थिर है, उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांतिका में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में वर्णन किया। ठीक है, भास्कराचार्य गणितज्ञ के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। धन्वंतरी पहला सर्जन है। ठीक है, साथियों, सुश्रुत एक आयुर्वेद आचार्य है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना करी। साथियों, इस काल को संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में ही साहित्यकारों ने साहित्य की रचना करी। ठीक है, श्रेष्ठ कवियों का काल भी इस काल को कहते हैं। कालिदास प्रमुख रूप से एक साहित्यकार थे जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, रघुवंश इस काल के प्रमुख साहित्य थे। बुद्धिघोष ने विशुद्धि मार्ग की खोज करी, बुद्धिघोष ने विशुद्धि मार्ग की रचना करी। असंग ने योगाचार की रचना करी। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना करी जो संस्कृत का शब्दकोश है। विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम की रचना करी। चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण की रचना करी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी जो वर्तमान में 50 भाषाओं में प्रचलित है। बाइबिल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रचलन की दृष्टि से। साथियों, अगर यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम साथियों।